हेलो बच्चों, कैसे हो। तो बच्चों आज जो है हम क्लास 12 फिजिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो आप इसको काफ़ी केयरफुली देखिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आज कुछ हम न्यू बताने भी जा रहे हैं। तो बच्चों आज जो है हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ लिया है, तो अब उसके आगे का जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे हम इस वीडियो में। और गॉस लॉ जो है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, तो उसको पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों को जानना होगा। तो पहली चीज़ बच्चों आपके पास क्या है, एरिया। एरिया तो आपको लग रहा होगा कि ये सर क्या मजाक कर रहे हैं, ये तो काफ़ी आसान सी चीज़ है। एरिया तो हमने जो है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 4 से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन बच्चों यहाँ का एरिया और जो आप लोअर क्लासेस में पढ़ते थे बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे जो हम एरिया पढ़ने वाले हैं, पहले जो हम पढ़ते थे एरिया इज स्केलर क्वांटिटी। जैसे हम बोल देते थे कि किसी स्क्वायर का एरिया साइड का स्क्वायर होता है, किसी रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू विड्थ होता है। लेकिन अब वहाँ पे तो ये बताते नहीं थे कि स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होता है तो किस डायरेक्शन में स्क्वायर होता है। वो तो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट थी कि इतना स्क्वायर मीटर, इतना यूनिट स्क्वायर एरिया है। लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले बच्चों, एरिया और एरिया वेक्टर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये लेक्चर, तो इसको काफ़ी आप अच्छे से देखिएगा। तो एरिया, तो यहाँ पे जो एरिया है, एरिया स्पेशली होता क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू डायमेंशन ऑफ एनी फिगर इज नोन एज एरिया। जो हम बेसिक जानते हैं कि जैसे अगर आपके पास मान लीजिए ये एक रेक्टेंगल, ओके, तो अगर ये इसकी लेंथ है, ये इसकी विड्थ है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ। ओके, अगर हमारे पास एक स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा, अगर इसकी साइड ये है ये, तो इसका एरिया बच्चों क्या हो जाएगा, इसका एरिया आपका हो जाएगा साइड का स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में। लेकिन क्लास 12 फिजिक्स में जब भी एरिया का नाम आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो आप एज ए वेक्टर ट्रीट करोगे। ओके, तो अब एज ए वेक्टर क्या है, इसको हम बताते हैं आपको कि कैसे एरिया को वेक्टर क्वांटिटी लिया जाता है। क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, तो एरिया को पहले पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास बच्चों एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर की साइड आपको जैसा कि पता है इक्वल होती है, सपोज करा ए है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ए इंटू ए, दैट इज ए स्क्वायर। तो लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसका एरिया किस डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक्सिस को ड्रा कर लेते हैं। ओके, तो ये देखिए आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ओके, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये काफ़ी आसान सी चीज़ है। तो ये रहा एक्सिस आपका। तो अब देखिए ये एक्सिस है और ये इस तरह से कुछ स्क्वायर रखा हुआ है। तो अब इसका जो एरिया होगा वो जैसा कि आपको लिखा गया है ए क्रॉस ए, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी में आपको क्या पता है, डायरेक्शन भी होती है। तो इसकी डायरेक्शन बच्चों किस तरफ होगी, तो हमेशा जो टू डायमेंशनल फिगर होते हैं उनकी जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। अगर ये आपका स्क्वायर ऐसे रखा है तो इसकी एरिया की डायरेक्शन कैसे होगी, ये मार्कर आपको दिख रहा होगा, ये पाम दिख रही होगी ऐसे आउटसाइड। ये जो हमारा बोर्ड लगा है उसके क्या होने वाली है, आउटसाइड, इस तरह से। ओके, और एक तो आउटसाइड होगी और एक क्या होगी बच्चों, इनसाइड, क्योंकि परपेंडिकुलर टू दी सरफेस है। तो परपेंडिकुलर टू दी सरफेस का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई सरफेस आपके पास ऐसे है, तो ऐसे सरफेस का मतलब ये प्लेन रहा इसका, तो परपेंडिकुलर का मतलब ये ऐसे 90 डिग्री क्रिएट कर रहा है, और ये इस साइड हो सकता है या परपेंडिकुलर इस साइड हो सकता है। बात आपको समझ में आ रही होगी। अब इसके बाद अगर हमने कोई सर्कल रखा है, कोई सर्कल रखा है, मान लीजिए हमने कोई सर्कल ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ये ऐसे रखा हुआ है, ये इसका सरफेस है। तो अब इसका अगर आपको पूछा जाए एरिया, और सर्कल का अगर ये इसकी रेडियस आ रहे हैं, तो आपको पता है कि सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा बच्चों। लेकिन अब इसकी डायरेक्शन की बात आती है, तो ये सर्कल आपका ऐसे रखा हुआ है, सर्कल कैसे रखा हुआ है, प्लेन में ऐसे रखा हुआ है। तो इसमें जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर, यूं सरफेस के परपेंडिकुलर, ये आपका एरिया वेक्टर होगा। ओके, या तो ऊपर या तो नीचे ऐसे।
तो ये आपके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है, हमेशा कैसे होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये 2 डायमेंशनल फिगर है, तो 2 डायमेंशनल फिगर में जो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन और बाकी जो ये फार्मूला होगा वो सेम होगा। जैसे अगर आपने सर्कल का पाई आर स्क्वायर पढ़ा है, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू विड्थ पढ़ा है, और स्क्वायर का साइड का स्क्वायर पढ़ा है, राइट एंगल का आपने पढ़ा है हाफ बेस इंटू हाइट, और बाकी जो हेरोन्स वगैरह फार्मूले पढ़ रखे हैं वो सारे सेम, मैग्नीट्यूड सेम रहने वाले हैं, लेकिन डायरेक्शन कैसे होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। तो ये 2 डायमेंशनल फिगर, तो जो 2D फिगर होते हैं बच्चों, उसमें जो डायरेक्शन होती है वो कैसे होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर होती है और बोथ साइड होती है। अगर ऐसे तो अप भी होगी डाउन भी होगी। तो इसके बाद 3D जो डायमेंशनल फिगर होते हैं, जैसे आपके पास एक क्यूब ले रहे हैं हम, चलिए एक क्यूब बनाते हैं। तो बच्चों एक क्यूब हम बना ले रहे हैं। तो अब देखते हैं कि इसमें जो है डायरेक्शन कैसे एरिया वेक्टर की होने वाली है। ओके, तो ये क्यूब क्या है, ये 3D फिगर है। ओके, तो अब इसकी डायरेक्शन हम देखेंगे तो इसमें सरफेसेस लिया जाएगा। जैसे आपको दिख रहा होगा कि एक क्यूब में आपको पता है 6 फेसेस होते हैं, तो ये मान लीजिए ये आपका फेस है। ओके, ये वाला बाहर की तरफ जो फेस आपको दिख रहा है, तो इसके जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे होने वाली है, ऐसे बाहर की तरफ। ओके, और अगर ये वाला सरफेस लेते हैं तो ये वाला सरफेस कैसे, इसकी डायरेक्शन इस वाले सरफेस की कैसे होने वाली है, ये कुछ इस कदर होने वाली है, इस वाले की ऐसे, और इसी तरह जो इस साइड है उसकी ऐसे होने वाली है, इस साइड है जो ऐसे होगी, और ये साइड का ऐसे होगी। इस सरफेस की जो डायरेक्शन होगी वो नीचे की तरफ, और एक और जो मेन ऊपर वाला है इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये सरफेस आपका ऐसे लग रहा है 3D फिगर आपको, ये हमारा जो इरेजर है डस्टर दिख रहा होगा। तो ये जो इसका ऊपर का सरफेस है बच्चों, इसमें जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होने वाली है वो इस कदर होने वाली है। ओके, आपको ये क्लीन दिख रहा होगा, इसकी डायरेक्शन ऐसे होने वाली है। ये जो फेस दिख रही है, ये फेस, तो इसकी डायरेक्शन कैसे, इस आउटसाइड, और ये जो आपको फेस दिख रही है इसमें जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे होने वाली है, ऐसे होने वाली है। और जो हमारी तरफ फेस दिख रहा है उसमें कैसे होने वाली है, इस तरह, और जो ये ऊपर दिख रहा है ऐसे होगी, और नीचे वाले में ऐसे होगी। एक बात आपको बच्चों नोट करनी है कि जो 2D फिगर होते हैं, तो 2D फिगर में परपेंडिकुलर बोथ डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू बोथ डायरेक्शंस होती है। और जो 3D फिगर होते हैं, 3D जो फिगर आपको दिखने को मिलेगा, परपेंडिकुलर आउटसाइड डायरेक्शन, परपेंडिकुलर आउटसाइड डायरेक्शन, परपेंडिकुलर आउटसाइड डायरेक्शन। ओके, तो बच्चों आप ये एक तरह से नोट कर लीजिएगा कि जो 2 डायमेंशनल फिगर होंगे उसमें जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। वो लेफ्ट में भी हो सकती है, राइट में नहीं, बोथ डायरेक्शन में होगी, यानी कंजुगेट के रूप में आएगा। अगर लेफ्ट जाती है तो राइट होगी, अगर अप होगी तो डाउन भी होगी। लेकिन जो 3 डायमेंशनल फिगर होते हैं बच्चों, जो भी 3 डायमेंशनल फिगर, आपको 2D और 3D डायमेंशनल फिगर समझ में आता होगा, तो जो 3 डायमेंशनल फिगर होंगे बच्चे, उसमें जो क्या होगा कि जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी हमेशा क्या होगी, आउटसाइड द सरफेस होगी, आउटसाइड द सरफेस होगी। जैसे देखिए ये आपके पास दिख रहा है, ये आपके पास एक क्यूब दिख रहा है जो, तो क्यूब में देखिए बच्चों ये जो ऊपर का सरफेस है इसमें जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है ये परपेंडिकुलर, देखिए ये सरफेस है, इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, ये नीचे नहीं है, ये नीचे नहीं है। तो बच्चों ऐसा क्यों है कि नीचे नहीं है, आप किसी भी टीचर को देखोगे तो ये आपको काज या रीजन नहीं बताया जाता है कि ये आखिर नीचे क्यों नहीं होती है। तो बच्चों अगर ये हम नीचे लेंगे, जैसे ये सरफेसेस है, तो अगर हम नीचे लेने लगेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, तब वो 3D फिगर हो जाएगा, तब वो प्लेन नहीं रहेगा। जैसे हमने ये ऊपर का सरफेस ले लिया तो ऑलरेडी ये प्लेन है। ओके, और इस प्लेन का जो कंजुगेट है वो नीचे वाला प्लेन उसको फिलफिल कर रहा है। अगर हम इधर भी ले लेंगे तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो इसलिए हम एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लेंगे। 3D फिगर में आउटसाइड जो है फिगर या आउटसाइड डायरेक्शन, और 2D फिगर में बोथ साइड। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बच्चों कुछ और फिगर्स के थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक स्फेयर है, क्या है, एक स्फेयर हमने बना दिया, तो ये स्फेयर है, ये इसका सेंटर है। जैसे किसी ने पूछा चलो भाई इस वाले पॉइंट पे बताओ, तो अब देखिए इस वाले पॉइंट पे क्या होगा, ये सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे होगा, और ये जो लाइन होगी हमेशा कैसे पास करेगी, सेंटर के। किसी ने कहा चलो भाई इस पॉइंट पे बताओ एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, तो इस वाले पे ये ऐसा परपेंडिकुलर बनाएंगे ऐसे कि ये सेंटर से क्या करने वाली है, पास करने वाली यूं। उसी तरह आपको अगर यहाँ से पूछ दिया जाए तो यहाँ पे कैसे डायरेक्शन होगी, ऐसे
परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। ओके, अगर इस पॉइंट पे पूछा जाएगा तो आप कैसे बनाओगे, ऐसे, ये जो है सेंटर से पास करेगी। ओके, तो आपको डायरेक्शन एरिया वेक्टर की बनाने आ गया होगा। ओके, होप करते हैं। और ये आपके लिए न्यू चीज है कि एरिया जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन कैसे होती है, परपेंडिकुलर या नॉर्मल टू द सरफेस हमेशा बच्चों, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो अब इसके बाद जो है हम क्या करते हैं, अब मेन टॉपिक पे आते हैं। आपको ये एरिया वेक्टर समझ में आ गया होगा। अब मेन टॉपिक पे जो हम आते हैं, आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्पेशली क्या होता है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ रखा है तो, और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्सेज जो कोलंबियन फोर्सेज है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वजह से कितना फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती हैं, अब हम उनको मेजर करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं कितनी। तो एक्चुअली जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है बच्चों, ये काफ़ी आसान सा पॉइंट है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है स्पेशली मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी किसी एक स्पेसिफिक एरिया में कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही हैं सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर अगर हम उनको मेजर कर लें, नाप लें, तो वही क्या कहलाएगा, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाएगा। तो बच्चों आप बात को रिमाइंड करेंगे, आप गौर करेंगे, इस पे केयर करेंगे क्या बोला जा रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, किसी भी सरफेस पर, किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, पास आउट कर रही हैं, उसी का मेजरमेंट ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। ओके, तो स्टूडेंट्स हम इसको डिफाइन करेंगे, तो इसकी डिफिनीशन देते हैं आपको। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जो है हम डिफाइन करेंगे, जैसा कि आपको बताया गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट इट इज मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया। ओके, जिस सरफेस एरिया के लॉन्ग हम जो है क्या करने वाले हैं, फ्लक्स फाइंड करने वाले हैं। तो इसको सिंपली हम डिफाइन कर लेते हैं, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए गिवन एरिया हेल्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द मेजर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर और नॉर्मल, परपेंडिकुलर या नॉर्मल दोनों एक ही बात होती है, पासिंग परपेंडिकुलर स्लैश नॉर्मल थ्रू दैट एरिया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बच्चों, ये जस्ट क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है, किसी सरफेस के परपेंडिकुलर जितनी लाइंस पास कर रही हैं उसके अलोंग जो है आप मेजर कर लोगे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। ओके, ये जो है एक स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय फाई, इट इज डिनोटेड बाय फाई एंड गिवन एज फाई इक्वल टू ई डॉट dA and in magnitude form EDA cos theta, EDA cos theta। अगर स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा डी फाई तो E डॉट DA होगा, और अगर सिंपली हम फाई E लेना चाहेंगे बच्चों तो E इंटू ए ले लेंगे। ओके, अगर स्मॉल आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो DA लगाना होगा, और क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है, यूनिफॉर्म होती है, और अगर वेरिएइंग है तो आप ऐसे कर सकते हो, तो यहाँ पे फाई इक्वल टू ई डॉट ए आ जाएगा और ई ए कॉस थीटा आ जाएगा। ओके, तो ये फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो आपको समझ में आ रहा होगा, आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स इसकी यूनिट्स क्या होगी, आपको बताया गया कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और इस यूनिट क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट आप याद करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या बताया गया था आपको, F अपॉन Q। ओके, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन है। तो फोर्स की जो आपके पास यहाँ पे सारी चीज़ें थी, तो आप इसकी जो है यूनिट आसानी से लिख सकते हैं। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और न्यूटन पर कूलम, और एरिया की क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। ओके, तो इसकी एसआई यूनिट बच्चों क्या हो जाने वाली, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इजीली आप इसकी यूनिट लिख सकते हैं और डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये आपके पास इसकी डिफिनीशंस हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, किसी सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर कितनी लाइन पास कर रही है, अगर हम उनको मेजर कर लें और इस फार्मूले के थ्रू हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास डिफिनीशन है, आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो बच्चों इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो बच्चों कुछ फिगर के थ्रू हम जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखते हैं। तो देखिए आपके पास ये एक फिगर है, रेक्टेंगल टाइप फिगर है। तो ये देखिए इसका ऐसे सरफेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही हैं और ऐसे जा रही हैं। तो अब जैसे अगर आपको कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो फाई निकालने के लिए आप क्या लिखोगे, ई डॉट ए, ई डॉट ए। ओके,
तो अब देखिए, अब अगर हम इसको सिंपली मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखें तो ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, वेयर व्हाट इज थीटा, थीटा या कॉस थीटा, तो सिंपली हम थीटा भी कह सकते हैं। थीटा क्या है आपके पास, एंगल बिटवीन ई एंड ए, ओके। जो थीटा हमारे पास होता है वो क्या होता है, ई और ए के बीच एंगल होता है। तो ध्यान से आप इसको गौर करेंगे कि ये आपका सरफेस है, तो ये फील्ड लाइंस ऐसे आ रही हैं और इसके अलोंग जा रही हैं। अब देखिए, ये अगर आपका सरफेस ऐसे है बच्चों, तो एरिया वेक्टर कैसे होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर ये आपका है, तो सरफेस का परपेंडिकुलर कैसे होगा, ऐसे, सरफेस का परपेंडिकुलर ऐसे, यानी एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर जो आपके पास है इसी डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इसी डायरेक्शन में। तब जाके ये आपका थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, दोनों जो है यहाँ पे ई एंड ए बोथ आर लीनियर आर पैरेलल, ऐसे कह सकते हैं, दोनों एक डायरेक्शन में हो गए, तो थीटा विल बी 0 डिग्री, थीटा विल बी 0 डिग्री, एंड cos 0 की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी होती है, 1 होती है, तो ई ए हो जाएगा आपके पास। ये बात आपको समझ में आ रही है। और अगर यही फील्ड लाइंस बच्चों अगर ये ऐसे हो जाती है, कैसे हो जाती है, ये फील्ड लाइंस ऐसे हो जाती है, फील्ड लाइंस ऐसे, यानी ये आपका सरफेस है। अब देखिए, इसको बहुत गौर से देखिएगा आप, जो डायरेक्शन का मसला है, ये आपका सरफेस है और लाइंस भी अलोंग द सरफेस आ रही हैं, अलोंग द सरफेस। तो अब देखिए, अलोंग द सरफेस ये लाइंस आ रही हैं और आपका एरिया वेक्टर कैसे है, परपेंडिकुलर है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आती तो बच्चों वहां पे जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाता आपका ई ए कॉस थीटा, वो कितना होता है, 0 होता है। क्यों, क्योंकि ये जो लाइंस हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और जो ए के बीच एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री, तो ये कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। ये बात आपको समझ में आ रही है। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब बनता है, ये आप गौर से देखिए, ये कोई सरफेस है, तो अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं, छेद रहे हैं, ठीक है, इसको ऐसे पुश करके जा रही हैं। तो जब ऐसे जाती हैं और तब जाके आपका इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स है वो मिलता है। और अगर ये लाइंस देखिए, सरफेस है, ये ऐसे आए, इसके साथ जिस सरफेस जो है जिस डायरेक्शन के साथ है उसी अलोंग द सरफेस जाए, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या मिलता है, 0 मिलता है। कोई भी सरफेस हो, आपका 2D का सरफेस हो चाहे 3D का सरफेस हो, अगर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कब मिलेगा आपको, जब लाइंस जो है इसके जो है कैसे है, ऐसे, ठीक है, एरिया वेक्टर और इनके बीच जो है एंगल आपके पास क्या होना चाहिए, ये आपके पास दिख रहा है 0 होना चाहिए, ओके। अगर आपके पास ये परपेंडिकुलर हो गया, यानी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, देखिए जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं उसी डायरेक्शन में आपका एरिया वेक्टर भी होना चाहिए, तब जाके आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। अदरवाइज अगर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका एरिया भी हो जाता है, तो यहाँ पे जो है 90 डिग्री क्रिएट करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखिए ऐसे जिस प्लेन में है ये, और आपका जो है ये ऐसे हो जा रहा है। अब दूसरा फिगर है बच्चों, सर्किल है, तो सर्किल को देखते हैं। तो सर्कल आपका देखिए ऐसे रखा हुआ है, सर्कल आपका ऐसे रखा हुआ है। तो जब ये सर्कल ऐसे रखा हुआ है तो इसका मतलब ये फील्ड लाइन देखिए ऐसे जा रही है, इसको पेनिट्रेट कर रही है, इसको पेनिट्रेट कर रही हैं। तो जब पेनिट्रेट करेंगी तो अब देखिए जिस डायरेक्शन में इसका प्लेन है उसी डायरेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी जा रही हैं, तब जाके फिर आपको कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया देने के बाद आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद अनदर फिगर बच्चों देखते हैं, तो अनदर फिगर में देखते हैं क्या है। तो बच्चों अगर जैसे कि हमने कुछ फिगर्स देखे जिसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स सरफेस के परपेंडिकुलर लिया जा रहा था और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ रही थी फाई इक्वल टू ई डॉट ए आ रही। अब हम कुछ ऐसे सरफेस पे विचार करेंगे बच्चों, जो सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कुछ एंगल क्रिएट कर रही हैं सरफेस का। तो जैसे देखिए ये इसका सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे जा रही हैं। तो अगर हम इसका सरफेस का परपेंडिकुलर ड्रा करें, मान लीजिए हम इसको अलग से कहीं ड्रा करने की कोशिश करूँ बच्चों, तो देखिए अलग से इसको ड्रा किया जा रहा है, तो हम इसको अलग से अगर ड्रा करें एक सिंगल लाइन से, क्योंकि यहाँ पे लाइंस बहुत ज़्यादा हैं तो सही नहीं रहेगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है या इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस तरह से है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अब इसको हमें, जैसा कि हमने क्लास 11th में वेक्टर पढ़ा था और कूलॉम्स लॉ और बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी वेक्टर के बारे में काफ़ी डिस्कशन किया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे इजीली। तो अब देखिए इसके कंपोनेंट हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इसके कंपोनेंट कितने मिलने वाले हैं, इसके दो कंपोनेंट मिलेंगे। एक देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट, ओके। तो ये आपके पास दो कंपोनेंट मिले और ये एंगल कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे, ओके। तो अब देखिए ये हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है इसकी वैल्यू क्या आती है आपको बताया गया है, ये आपके पास क्या होगा, ई कॉस
थीटा, ई कॉस थीटा। ओके, इसकी वैल्यू आपके पास क्या आने वाली है, ई कॉस थीटा। अब देखिए इसके बाद, अब देखिए ये जो ई है आपका, तो ये इसके दो कंपोनेंट मिले। ओके, अब देखिए हमारे पास जो है जो वेक्टर, जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन किधर है देखते हैं। तो देखिए बच्चों, ये आपका सरफेस है और जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है वो इसी डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इसी में है। तो अगर हम इसको सिंपली ए बोल देते हैं, चलिए हम इसको ए बोल देते हैं, क्योंकि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे है। अगर हम ऐसे इसको रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये देखिए तब एंगल जो है एनर हो जाएगा। और आपको बताया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस हैं वो फ्लक्स तभी जनरेट करती हैं जब वो सरफेस को पेनिट्रेट करके जाएं। सरफेस को क्या करें, पेनिट्रेट करके जाएं। तो ये देखिए, अगर ये इस तरह से सरफेस है तो ये ऐसे लाइंस पास आउट करेंगी तो इसको पेनिट्रेट करेंगी। अगर कोई लाइंस ऐसे जाती है तो अलोंग द सरफेस हो गया। तो अलोंग द सरफेस होने की वजह से ये एंगल कितने का हो जाएगा, फिर 90 का हो जाएगा। तो कोई फील्ड जनरेट नहीं होगी। इसका मतलब हम जो इसका ये वाला कंपोनेंट नहीं ले सकते, इसलिए जो है हम ये वाला कंपोनेंट लेंगे। तो बच्चों ये थीटा कहाँ से आता है, कुछ बच्चों का सवाल है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कुछ एंगल पे होती है, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ एंगल्स पे होती हैं, तब ये देखिए आपके पास आता है। और ये जो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये ई ए कॉस थीटा आता है। ओके, यानी थीटा जो है ई और ए के बीच एंगल है। तो अगर किसी एंगल्स पे लाइंस होंगी या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो हम इस तरह से यहाँ पे कॉस थीटा जो रिस्पॉन्सिबल होगा। क्यों? क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी का डॉट ऐसे आता है। तो अब ये आपके माइंड में जो सवाल होगा कि ये कॉस थीटा कहाँ से जनरेट होता है, तो कॉस थीटा इस तरह से जनरेट होता है। ओके, ये एंगल जो है रोटेट करा सकते हो आप। अगर ये एंगल यहाँ चला गया तो क्योंकि ये जो फील्ड है वो और एरिया वेक्टर दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल, तो 0। और देखिए ये आपको हम रोटेट करा के दिखा दे रहे हैं। सपोज करिए ये यहाँ चला गया। ओके, तो अगर ये यहाँ चला जाता है बच्चों तो ये सरफेस से कैसे हो गया, अब हम इसको मिटा दे रहे हैं। तो ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अब सरफेस एरिया के साथ कितने डिग्री एंगल बना रही है, 90। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चों, ये फ्लक्स आपके पास 0 हो जाएगा। ओके, ये बात समझ में आ रही है। फिर इसके बाद हम इसको और रोटेट कराते हैं। तो इसको रोटेट करा के सपोज करिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ऐसे हो गई, ठीक है, ये इस कदर से हो गई। तो क्योंकि ये 2 डायमेंशनल फिगर है तो आपको बताया गया है कि दोनों वे में हो सकती है, लेफ्ट राइट अप या डाउन। तो अब देखिए ये एरिया वेक्टर आपका ऐसे जा रहा है, ये ऐसे, तो इसके बीच एंगल कितना 180 डिग्री, 180 डिग्री। और कास 180 डिग्री जो है किसके बराबर होता है, कास 180 डिग्री जो है माइनस साइन 90 के बराबर होता है। और साइन 90 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, -1 होती है। तो अगर इस कंडीशन में, अगर ये जब ये एरिया वेक्टर लिया, अगर इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट ए है या ई ए है, चलिए ई ए लेते हैं, ई ए है, तो इस कंडीशन में, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं और आपका एरिया वेक्टर कैसे है, इस डायरेक्शन में। ओके, तो इस समय जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ ये। इस बात का आप काफ़ी ध्यान रखोगे। इसका इस्तेमाल हम फिगर्स में करने वाले हैं। अभी हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। ओके, तो ये हो जाएगा। और फिर अगर हम रोटेट कर दें इसको और इस डायरेक्शन में लेके चले आए तो अब देखिए फिर इसके और इसके बीच एंगल कितने का हो गया, 90। तो इस डायरेक्शन में अब कितना मिलने वाला है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 मिलने वाला। ओके, तो बच्चों कुछ फिगर्स बनाते हैं, आप वीडियो को पॉज करके उत्तर देने की कोशिश या सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। हमारे पास एक सरफेस है, चलिए ये सरफेस हम बनाते हैं और कुछ इस कदर से ही जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सरफेस आपका इस तरह से। तो आपको बताना है कि फाई कितना होगा। इसके बाद सिंपल यही सरफेस हम फिर रीड्रॉ करने वाले हैं। तो बिल्कुल सेम सरफेस के साथ जाने वाले हैं। तो लाइंस को चेंज कर देते हैं बच्चों, लाइंस को हम चेंज करते हैं। तो इस सरफेस पे जो है फील्ड लाइंस की डायरेक्शन चेंज कर दी जाए।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है। अब आपको बच्चों दोनों केस में आपको क्या निकालना है, फाई निकालना है। तो आप वीडियो को पॉज करके निकालेंगे या कमेंट करके बताएंगे दोनों केस में क्या होने वाला है। चलिए तो पहले को सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जो सरफेस है, ये सरफेस कुछ इस तरह से रखा हुआ है, ये लाइंस ऐसे जा रही हैं। तो एरिया वेक्टर जो है आपको बताया गया सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन किधर होने वाली है, इधर ही होने वाली है। ओके, तो अब ये एरिया वेक्टर ई और ई के बीच एंगल जो है, एंगल आपके पास कितना मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि लीनियर है या कोलिनियर है या अलोंग जा रहे हैं, तो ये आपके पास कितना आ गया, 0 आ गया। ओके, अब इसके बाद देखिए फाई कितना आ जाएगा बच्चों, फाई इक्वल टू ई डॉट ए होता है, तो ये आपके पास ये आ जाएगा। ओके, ये आपको समझ में आ रहा होगा। इस अब फिगर की तरफ गौर करते हैं। तो इस फिगर की तरफ अगर गौर किया जाए तो ये देखिए इसमें जो है ये ऐसे सरफेस आपका। ओके, और जो फील्ड लाइंस है, क्योंकि ये आपका बोर्ड जो होता है वो 2 डायमेंशनल होता है, तो 3 डायमेंशनल बच्चों दिखाना थोड़ा टफ है। तो आप इमेजिन करेंगे कि ये जो सरफेस है ऐसे रखा हुआ है और लाइंस ऐसे आ रही हैं। लाइंस कैसे आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं। तो एरिया जो है आपका, एरिया वेक्टर देखिए कैसे है, एरिया वेक्टर ऐसे है। जितनी भी लाइंस हैं, सभी लाइंस के बीच जो है एरिया वेक्टर इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो जितनी भी लाइंस हैं, सारी लाइंस कैसी हैं, परपेंडिकुलर, यानी ई, आप ई परपेंडिकुलर टू ए कहें या आप ऐसे कह लें कि ए परपेंडिकुलर टू ई। ओके, तो ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का मतलब थीटा कितना हो जाने वाला, 90 डिग्री। तो जब थीटा 90 हो जाएगा तो फाई बच्चों निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, फाई इक्वल टू ई डॉट ए होता है, और ये कॉस थीटा के बराबर होता है। तो और ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। फिर इसके बाद बच्चों जो है नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हैं। तो आपको एक क्यूब दिया जाएगा, ये कई बार कंपटीशन में भी और एग्जाम्स में भी आपको पूछा जा सकता है। तो आप इसको बहुत ही सावधानी से सॉल्व करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे फिर बाद में आपको सॉल्यूशन बताया जाएगा। तो सपोज करिए कि हमारे पास एक क्यूब है, ओके, तो ये हमारे पास एक क्यूब रहा। इसके बाद क्या है कि इसकी साइड्स जो है, क्यूब की जो साइड्स है वो ए है। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बनाते हैं। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है हमारे पास। ओके, ये आपके पास डायरेक्शन रही। और आपको बताया गया है कि ये है और ये जो क्यूब है इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो आपको फाई कैलकुलेट करना है, फाई क्या होगा। ओके, तो आप वीडियो को पॉज करिए और कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए कि कैलकुलेट हो पा रहा है कि नहीं। तो चलिए, आपने कर लिया होगा तो हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इसके सरफेसेस कितने देखिए, एक ये सरफेस हो गया आपके पास, एक ये सरफेस हो गया, एक आपके पास ये सरफेस हो गया 3, और एक इसके साइड में 4 हो गया। ये अंदर इस साइड वाला जो है ये 4 हो गया, ये ऊपर वाला आपके पास 5 हो गया, और ये नीचे कितना हो गया, 6 हो गया। तो नेट फाई अगर आपको निकाला जाए इस सरफेस का, आपसे इस सरफेस का भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा जा सकता है एग्जाम में, और आपको ओवरऑल जो है नेट जो है फाई पूछा जा सकता है। तो जैसा कि आपको बताया गया कि ये जो है स्केलर क्वांटिटी है, तो फाई नेट क्या होगा, फाई 1 प्लस फाई 2, ये आप जोड़ते चले जाएंगे, फाई 3, फाई 5, फाई 4 सॉरी 5 एंड फाइनली फाई 6। तो ये ई आपके पास है, ये भी। तो चलिए 1 2 3 कर लेते हैं, आप अंडरस्टूड है, समझ जाओगे। तो सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए इस सरफेस का, ये सरफेस, तो इस सरफेस का आप देख रहे होंगे कि इस सरफेस का जो एरिया है, इस सरफेस का जो एरिया है, एरिया वेक्टर,
वो या तो इधर हो सकता है या तो इधर हो सकता है, क्योंकि ये क्यूब ऐसे रखा हुआ। ओके, आप इरेजर से काफ़ी इजीली समझ सकते हो कि ये इरेजर ऐसे रखा हुआ। ओके, ये फिर लाइन जा रही है ऐसे यूं यूं, तो ये लाइन जा रही हैं। तो ये देखिए एरिया वेक्टर इसका या तो इधर हो सकता है या तो इधर हो सकता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। लेकिन आपको पहले ही बताया गया है कि हम इनसाइड नहीं लेते हैं, क्योंकि इनसाइड लेंगे तो वो 3 डायमेंशनल ट्रीट हो जाएगा। तो क्योंकि हम एरिया ले रहे हैं तो एरिया क्या होता है 2 डायमेंशनल, अदरवाइज 3 डायमेंशनल लेंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा, और वॉल्यूम कैसे होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो हम ये ले रहे हैं। ओके, तो ये आपके पास ऐसे है। तो आप देखिए अब इसका जो है फाई E1 जो बच्चों आएगा वो क्या आ जाएगा, E डॉट ए, और आपके पास E डॉट ए, और इसको हम लिख सकते हैं EA कॉस थीटा, और थीटा कितना है 180 डिग्री, क्योंकि ये आपके पास फील्ड लाइन्स है और ये ऐसे है। तो ये आपके पास आ जाएगा EA कॉस 180 डिग्री। आपका 180 डिग्री कैसे आपको फिर से बताया जाए, तो ये देखिए आपके पास जैसा हमने बताया कि ऐसे रखा हुआ है तो ऐसे जा रहा है, तो ये लाइंस ऐसे जा रही हैं, ठीक है। और ये एंगल जो है क्योंकि इस साइड है तो 180 डिग्री है। देखिए लाइंस ऐसे जा रही हैं ये, और एरिया वेक्टर कैसे ऐसे, तो इसके बीच एंगल बच्चों कितने का हुआ 180 डिग्री। ये आपको काफ़ी इजीली समझ में आ गया होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये एरिया वेक्टर, दोनों अपोजिट हैं, तो 180 डिग्री का एंगल है। तो ये आपके पास बताया गया cos 180 डिग्री की -1 आती है, तो ये -E आ गया। ओके, इसके बाद सरफेस 2 की बात करते हैं। ये देखिए सरफेस 2, तो ये आपके पास सरफेस 2 है बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा ये सरफेस 2। तो जैसे हमने कहा कि ऐसे रखा गया, दिस इज सरफेस 2, दिस इज सरफेस 2, यानी ऐसे है। तो इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा, इस डायरेक्शन में। एरिया वेक्टर कैसे होगा इसका, ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी है, तो आपके पास जो इसका एरिया वेक्टर देखिए कुछ इस कदर हो जाएगा, ऐसे एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस। तो एंगल कितने का 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 0 होती है। तो ये आपके पास आ जाएगा E डॉट ए, और ये हो जाएगा EA कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, इसके बाद फाई E3 की बात करते हैं। तो थर्ड सरफेस देखिए, थर्ड सरफेस जैसा कि आपको बताया कि ये दिस इज थर्ड सरफेस, ठीक है। ये सेकंड सरफेस, ये थर्ड सरफेस। तो लाइंस भी ऐसे ही जा रही हैं और एरिया वेक्टर भी ऐसे। देखिए इसका जो एरिया वेक्टर है बिल्कुल इधर इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इस डायरेक्शन। तो एंगल कितना होगा 0 डिग्री। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, थर्ड का E डॉट ए इक्वल टू EA कॉस 0 डिग्री। ओके, तो ये आपके पास E आ जाने वाला, क्या आ जाने वाला है, E आ जाएगा। ओके, ये थर्ड का हो गया। फिर बच्चों फोर्थ का कैलकुलेट करते हैं। तो फोर्थ का देखिए फाई E4, यहाँ पे आप देख लीजिए इसको, फाई E4। तो 4 देखिए सरफेस 4, सरफेस कहाँ दिख रहा है, तो 4 सरफेस आपको जो है इस साइड दिख रहा है, ये इधर वाला, ठीक है। तो जैसे हमने बताया था, तो अगर इधर का 0 है तो ये सरफेस इस साइड है। ओके, तो इस साइड है तो इसका भी एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए ये सरफेस जो है इस साइड का है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, तो यहाँ पे भी एंगल कितने का है 90 डिग्री, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आने वाली बच्चों, 0 आने वाली। ओके, ये E4 आ। फिर इसके बाद E5 देख लीजिए, E5 ये काफ़ी श्योर दिख रहा होगा आपको, ऐसे अगर ये रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसे इस है, और ये कितना है, तो यहाँ पे तो बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है कि ये 90 डिग्री है। और बिल्कुल ये जो E6 आपके पास होगा इसमें भी देखिए क्या है, क्लियर कट 90 डिग्री। तो आपके पास E4 भी 0 हो जाएगा, E5 भी 0 हो जाएगा, और फाई E6 भी क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। ओके, तो इस सरफेस का हमने निकाल लिया। अगर नेट पूछा जाए बच्चों तो देखिए 1 का हमें क्या मिला -EA, 1 का क्या मिला -EA। और फिर इसके बाद देखिए ये सब बाकी सब 0 हैं। फिर इसके बाद हमें जो 3 का मिला है वो कितना मिला है +EA। ओके, और इसके बाद सब क्या है 0 है, तो ये इससे भी मर जाएगा, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू ओवरऑल 0 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आ जाएगी। तो बच्चों जैसा कि गॉस लॉ जो है, जैसे अब तो ये गॉस लॉ की बात आ गई। गॉस लॉ क्या कहता है, किसी भी इनक्लोज सरफेस का जो टोटल फ्लक्स होता है वो 0 होता है अगर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। अगर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, और दूसरी कंडीशन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म होनी चाहिए, और इस क्यूब के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो इस कंडीशन में बच्चों क्या होगा, नेट जो फ्लक्स आएगा ये 0 आएगा। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन काफ़ी इजीली समझ में आया होगा, ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आपको निकालना हो तो आप काफ़ी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज का जो कीवर्ड है आप उसको समझा दिया जा रहा है कि आज क्या क्या चीज़ें आपको बताई गई। तो देखिए आज का चीज़ जितने भी टॉपिक्स बताए गए, आपको पहले बताया गया एरिया वेक्टर,
एरिया वेक्टर। तो बच्चों ये बिल्कुल न्यू है आपके लिए। इसके पहले आप क्या पढ़ते रहे होगे कि एरिया इज स्केलर क्वांटिटी, लेकिन यहाँ पे आपको पहली बार देखने को मिला कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और इसमें जो डायरेक्शन की बात आती है, अगर टू डायमेंशनल फिगर है तो जो डायमेंशन होगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, और ये इनसाइड आउटसाइड दोनों ली जाएगी, इनसाइड आउटसाइड, अप और डाउन, जैसे आपका फिगर डिमांड करता है उसके अकॉर्डिंग। अगर 3D फिगर है तो आउटसाइड ओनली आउटसाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये आप ध्यान रखोगे। अगर 2D फिगर है, 2D फिगर आपको पता है, जैसे स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, ट्रायंगल हो गया, ये सारी चीज़ें 2 डायमेंशनल फिगर होती हैं। तो 2 डायमेंशनल फिगर में तो जैसे ये आपकी पॉम है, तो अगर ये 2D फिगर है तो इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा और नीचे भी परपेंडिकुलर होगे, लेकिन 3D में ओनली एंड ओनली आउटसाइड। तो एरिया वेक्टर बताया गया। इसके बाद दूसरे नंबर पे बताया गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको बताया गया, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसको फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला क्या होता है, ई डॉट ए, और सिंप्लीफाई करके इसको लिखते हैं तो ई ए कॉस थीटा। अगर स्मॉल एलिमेंट का आपको निकालना हो तो डी फाई ई इक्वल टू ई डॉट डी ए। ओके, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। तो ये आप ध्यान रखोगे। और इसकी यूनिट क्या आ गई थी बच्चों, तो यूनिट आपको एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक जो फाई की आई थी वो आपके पास ई की यूनिट क्या होती है, ई की यूनिट आपको बताया गया था जैसा कि न्यूटन पर कूलम, और इसकी मीटर स्क्वायर, तो ये आ गई थी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और ई की दूसरी यूनिट बताई गई वोल्ट पर मीटर, तो और इसकी क्या, मीटर स्क्वायर। तो अनदर यूनिट एसआई यूनिट आपके पास वोल्ट मीटर आ जाएगी। ओके, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे आपको कि ये जो बोर्ड्स के क्वेश्चंस होते हैं ये इस पे बेसिकली पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसको गौर करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम गॉस लॉ को लेकर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए, और जैसे ही वीडियो अपलोड होता है तो तुरंत देखने की कोशिश करिए। ओके, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।